तो बच्चे लोग कल एग्जाम के लिए तैयार हो तुम लोग? चलो पहले मैं चश्मा पहन लो थोड़ा सा। देखो, तो बच्चा लोग कल के लिए तैयार होना अच्छे से तैयारी हो गई है ना? क्या करूँ, 2 दिन तबीयत मेरा खराब हो गया, मेरा आवाज़ इतना बैठ गया कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं फिर से क्लास 10 का जो हिंदी है उसका जो बचा है वो पार्ट सब यहाँ बताने वाला हूँ। तो एक बार जरूर लास्ट में वीडियो देख लेना। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलिए क्वेश्चन पे ही चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो देखते रहना बच्चों, एकदम देखते रहना। ये जो चैप्टर है ये क्लास 10 का हिंदी का जो गुदली चैप्टर चल रहा था, गुदली पार्ट जो चल रहा था, उसी का बचा हुआ जो पोयम वाला जो कविता वाला चैप्टर रह गया था वही उसी को मैं दोबारा यहाँ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बचा हुआ क्वेश्चन पूरा पढ़ लोगे तो तुम्हारा अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सकता है। इसलिए जरूर देख लेना एक और वीडियो, और साथ ही साथ कोशिश करना याद कर लेने का, सारा याद कर लेना। जितना डेट है इसमें, जितना डेट लिखा हुआ है 2018 में पूछा गया 2012 में, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, ये सब ज़्यादा आने के चांसेस है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है अति सूधो स्नेह को मार्ग है ना? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जिसके कवि कौन है? घनानंद है। जिसके कवि कौन है? घनानंद है। कौन है बच्चों? घनानंद, याद रखिएगा। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, मो अंशु वाहिनी ले बरसो, ये दोनों जो कविता है, ये दोनों कविता के कवि कौन है? तो दोनों कविता के कवि हैं घनानंद। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? पर्जन्य माने दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए देह धारण कौन करता है? तो बादल करता है। याद रखिए, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य कहा है बादल को। किसको कहा है? बादल को। किसको कहा है? बादल को कहा है। याद रखें, किसको कहा है? बादल को। घनानंद कवि है। घनानंद किस घनानंद कवि है क्या है? तो वो रीति मुक्त धारा के, रीति मुक्त धारा के। याद रखिए, घनानंद कवि हैं किसके? रीति मुक्त धारा के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने किसके संबंध में कहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादान का ऐसा दवा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है? तो वो कौन थे? वो थे घनानंद थे। कौन थे? घनानंद थे। याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में एक बात बोली थी कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादान का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ? तो घनानंद थे। कौन थे? घनानंद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन है? घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो घनानंद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो सुजान सागर है, विरह लीला, रासकेली बल्ली, उपयुक्त सभी सभी है। याद रखिएगा, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली सब है। अगला, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद जो मारे गए थे वो कब मारे गए थे? तो 1739 में मारे गए थे। कब मारे गए थे? 1739 ईस्वी में मारे गए थे। घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? तो बच्चों याद रखिएगा, वो है स्नेह मार्ग यानी प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग अति सीधा और सरल है। कविता पढ़े होंगे तो पता होगा कि प्रेम मार्ग सबसे सीधा है। यहाँ अगर छल कपट आया, झूठ आया, वो खत्म हो जाता है वो रिश्ता। मो अंशु वाहिनी ले बरसो कौन कहते हैं? मो अंशु वाहिनी ले बरसो कौन कहते हैं? तो घनानंद कहते। कौन कहते हैं बच्चों? घनानंद कहते। कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। घनानंद जीवन दायक हव कछु मोरियो पीर ही, ये परसों प्रस्तुत पंक्ति में किस कवि का नाम आया है? घनानंद जीवन दायक हव कछु मोरियो पीर ही, ये परसों प्रस्तुत पंक्ति में किस कवि का नाम आया है? तो घनानंद का नाम आया है। किसका नाम आया बच्चों? तो घनानंद का नाम आया है। रसकेली बल्ली किसकी रचना है? रसकेली बल्ली है घनानंद की। याद रखिए, रसकेली बल्ली किसकी है? घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। घनानंद के संबंध में किसने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ? कौन बोले थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोले थे। कौन बोले थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोले थे। कौन बोले थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही कहा था कि प्रेम मार्ग का ऐसा कवि मैंने आज तक देखा ही नहीं। कवि के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए, परहित माने दूसरों के लिए, दूसरों के लिए देह धारण कौन करता है? तो मेघ करता है। मेघ को क्या मतलब है किसी से? वो केवल दूसरों की भलाई के लिए बरस जाता है। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है? कहाँ आंसुओं को पहुंचाना चाहता है?
तो अपनी प्रेमिका सुजान के पास पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह प्रेम करते थे सुजान से। मोह अंशुवाहिनी ले बरसों के कवि कौन है? तो वो है घनानंद। याद रखिए कौन है? घनानंद है। मोह अंशुवाहिनी ले बरसों के कवि कौन है? घनानंद है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? तो रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? तो वो है घनानंद। कौन है? रीति मुक्त काव्यधारा के हैं घनानंद। किस कविता में घनानंद प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है? किस कविता में? तो वो है अति सूधो स्नेह के मार्ग। नाम ही देखिए, अति सूधो स्नेह का मार्ग, यानी प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है। इसी कविता में वर्णन किया गया है, घनानंद ने किया है। याद रखिएगा, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? किसके यहाँ? तो वो थे मोहम्मद शाह रंगीले। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद ने मार डाला था, घनानंद को मार डाला था, सॉरी। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? तो घनानंद को मार डाला था। किसको मार डाला था? घनानंद को। अतिसूदो स्नेह को मार्ग है जहां नेको सयानपन बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है घनानंद की। किसकी है? घनानंद की। याद रखिएगा, किसकी है? घनानंद की है। सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर किसकी रचना है बच्चों? तो सुजान सागर है घनानंद की। याद रखिएगा, सुजान सागर किसकी है? घनानंद की है। वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके वित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, का चित्रण किया है। किसने चित्रण किया है? तो घनानंद ने किया है। वियोग का मतलब क्या होता है? लगाव। जब एक सच्चा प्रेमी एक दूसरे से अलग होता है तो जो प्रेम वेदना सहता है, उस वेदना के बारे में कौन बताते हैं? तो वेदना के बारे में घनानंद बताते हैं। कौन बताते हैं? घनानंद बताते हैं। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद रचित, घनानंद के द्वारा रचा गया अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो है सवैया और घनाक्ष। याद रखिएगा, सवैया और घनाक्ष। विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला किसकी रचना है? विरह लीला है घनानंद की। याद रखिएगा, विरह लीला किसकी है? तो घनानंद की है। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया? मीर मुंशी ने, सॉरी यहाँ गलत क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मीर मुंशी ने नहीं, बल्कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसका वध किया था? तो घनानंद का वध किया था। याद रखिएगा, इसको हटा के याद रखिएगा कि किसके सैनिक? नादिर शाह के सैनिकों ने। घनानंद किस धारा के कवि माने जाते हैं? घनानंद किस धारा के कवि माने जाते हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के। याद रखिएगा, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीड़ा सहने वाले कवि कौन है? तो घनानंद है, प्रेम की पीड़ा सहने वाले। तुम कौन सी पारी पढ़े हे कानो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, पंक्ति किस कविता की है? तुम कौन सी पारी, यानी तुम कौन सा पाठ पढ़े हो जो सिर्फ लेना जानते हो पर देना नहीं जानते हो? यानी सिर्फ प्रेम लेना जानते हो, देना नहीं। देने की पारी आती है तो तुम प्रेम किसी और को देते हो। तो चलो भाई, ये पंक्ति किसकी है? तो ये है प्रेम नहीं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है ना। याद रखिएगा, तुम कौन सी पारी पढ़े हाउ कहो मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं, पंक्ति किस कविता की है? तो अति सूधो स्नेह के मार्ग है। याद रखिएगा। घनानंद का जन्म कब हुआ था? घनानंद का जन्म हुआ था 1600, कब हुआ था? 1689 ईस्वी। याद रखिएगा, कब हुआ था? 1689 के आसपास हुआ था। कौन हुआ था? 1689 के आसपास हुआ था। एक बार जरूर किताब से भी मिला लीजिएगा। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो घनानंद सैनिकों द्वारा, किसके सैनिकों द्वारा? मोहम्मद शाह रंगीले नहीं, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना की गई है? घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना? तो प्रेम की पीड़ा मस्ती वियोग सभी की गई। बच्चों याद रखिएगा, प्रेम की पीड़ा मस्ती वियोग सबकी की गई है। घनानंद किस युग के कवि माने जाते हैं? घनानंद किस युग के कवि थे? तो घनानंद जो थे वो थे रीति काल के। किस काल के? रीति काल के, इसीलिए रीति मुक्त काव्य धारा कहलाए। घनानंद की रचना है, घनानंद की रचना क्या है? तो घनानंद की रचना है सुजान सागर। याद रखिए, घनानंद की रचना है सुजान सागर, सुजान सागर। घनानंद की भाषा क्या थी? घनानंद की भाषा ब्रज भाषा थी। अब कैसे याद रखिएगा ब्रज भाषा? क्योंकि ये घनानंद जो थे वृंदावन चले गए थे, यानी ब्रजवासी बन गए थे। तब ब्रजवासी बन गए तो ब्रज भाषा बोलने लगे। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो मथुरा और वृंदावन पर जो धावा बोलने वाले थे वो थे नादिर शाह के सिपाहियों ने। किसने? नादिर शाह के सिपाहियों ने। शयानपन शब्द का क्या अर्थ था? शयानपन का मतलब होता है टेढ़ापन।
याद रखिए शयानपन मतलब होता है टेढ़ापन, टेढ़ापन। परसों शब्द का अर्थ क्या होता है? परसों का मतलब होता है स्पर्श करो, परसों मतलब स्पर्श करो। विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? विराग होने पर यानी उनकी प्रेमिका जब उनको छोड़ दी तो कहाँ चले गए? तो वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। निशांक शब्द का क्या अर्थ होता है? निशांक का मतलब होता है शंका मुक्त, निशांक का मतलब होता है शंका मुक्त, निशांक का मतलब शंका मुक्त। अब आगे अगला चैप्टर है, चौथा चैप्टर स्वदेशी। कौन सा चैप्टर? स्वदेशी, जिसके कवि का नाम क्या है? तो कवि का नाम है प्रेमघन। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम होता है बाबू? परदेश की विद्या, विदेशी पढ़ाई पढ़िएगा तो क्या परिणाम होगा? तो विदेशी पढ़िएगा तो बुद्धि विदेशी हो जाएगी, सबकी बुद्धि क्या हो जाएगी? विदेशी हो जाएगी। बुद्धि क्या हो जाएगी? विदेशी हो जाएगी। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो प्रेमघन अपना मतलब आदर्श मानते हैं, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आनंद कांदावनी मासिक पत्रिका का संपादन किया है। आनंद कांदावनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो वो करने वाले हैं प्रेमघन ने। किसने किया है? प्रेमघन ने। आनंद कांदावनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमघन ने किया। कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? तो है अंग्रेजी। अब लोग सब अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हैं, हिंदी तो सब बोलते ही हैं, अब लोग अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हैं। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति रहे हैं? तो ये थे कलकत्ता अधिवेशन के। याद रखिएगा, किसके? कलकत्ता अधिवेशन। प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति थे? तो कलकत्ता के थे। कहाँ के थे? कलकत्ता के थे। याद रखिएगा, कलकत्ता के थे। अगला क्वेश्चन, प्रेमघन जी कवि के साथ साथ क्या थे? प्रेमघन जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो कवि के साथ साथ वो निबंधकार, समीक्षक, नाटककार और उपयुक्त सभी, यानी सभी थे। याद रखिएगा, प्रेमघन जी कवि के साथ साथ क्या थे? सब कुछ थे। निबंधकार, समीक्षक, नाटककार, उपयुक्त सभी, सब कुछ थे। कवि प्रेमघन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा पड़ा है? किस सामान से? तो अंग्रेजी सामान से भरा पड़ा। याद रखिएगा, अंग्रेजी सामान से भरा है हमारा पूरा बाजार। विदेशी सामान भरे पड़े हमारे बाजारों में। रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया है? रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया है? तो प्रेमघन ने किया। याद रखिए, किसने किया है? प्रेमघन ने किया। किसने किया? प्रेमघन ने किया है। कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है? तो गति रति रीत लखात, यानी सब कुछ। याद रखिए, कविता था ऐसा, गति रति रीत लखात यानी उपयुक्त सभी। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशामद और झूठी प्रशंसा में लगे हो? क्या बन जाते? तो डफाली बन जाते बच्चों। क्या बन जाते? डफाली बन जाते हैं और केवल अपना खुशामद करने और झूठी प्रशंसा सुनने में लग जाते हैं। बोली सकत नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। यानी बोली सकत, क्या नहीं बोल पाते अभी के लोग, क्या नहीं बोल पाते हैं पर अंग्रेजी बोलने की सोचते हैं। तो क्या नहीं बोल पाते? तो हिंदी नहीं बोल पाते। अभी हिंदी नहीं बोलने आया है और अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है? क्या दिखाई नहीं पड़ता है? तो भारतीयता कहीं दिखाई नहीं पड़ती। क्या नहीं दिखाई पड़ता है? भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। डैश भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कींधो के है ये क्रिस्तान। ये कहाँ क्या भराएगा यहाँ पर? तो मनुज भारती, है ना, मनुज भारती। मनुज भारती देखिए नहीं, कविता का एक पंक्ति है, उसी का एक शब्द यहाँ पर मिसिंग है। जो शब्द क्या भराएगा? तो मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू कींधो के है ये क्रिस्तान। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? प्रेमघन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। याद रखिएगा, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में हुआ था। स्वदेशी शब्द का पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये है प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा कौन है? तो वो है स्वदेशी। याद रखिए, कौन है? स्वदेशी है। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। याद रखिए, ब्रज भाषा और अवधी भाषा, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। अगला देखिए, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद किसकी है? तो जीर्ण जनपद है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। किसकी है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है। याद रखेंगे। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? तो ये है प्रयोगवादी युग के। याद रखिएगा, प्रयोगवादी, सॉरी प्रेमघन भारतेंदु युग के, गलत हो गया। याद रखिएगा, भारतेंदु युग के। किस युग के? भारतेंदु युग के। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है?
तो वो है विदेशी विद्या पा करके, है ना। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़ रहे हैं लोग, तो विदेशी पढ़ रहे हैं, तो बुद्धि भी विदेशी हो रही है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, किस नाम से संग्रहित है, तो याद रखिएगा प्रेमघन सरस्व के नाम से। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो रचनाएं हैं किस नाम से संग्रहित है, तो प्रेमघन स्वरस्व के नाम से। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है, प्रयाग रामागमन किसकी रचना है, तो वो भी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्वात है, तो ये पंक्ति है स्वदेशी से, किसकी है, स्वदेशी। हिंदुस्तानी नाम सुनिए अब ये सकुची लजात, ये किसकी है, तो ये स्वदेशी की, किसकी है, स्वदेशी की। सभी विदेशी वस्तु नरगति रति रीत लखा डैश कुछ अब भारत में दर्शा, तो भारतीयता, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शा, भारतीयता अब दिखाई ही नहीं देती है। साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति कौन थे, तो वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति कौन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 1874 में प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की थी, रसिक समाज की, याद रखिएगा रसिक समाज की स्थापना की थी। प्रेमघन के प्रसिद्ध नाटक कौन है, प्रेमघन के प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है, तो वो है भारत सौभाग्य, याद रखिए कौन सा नाटक है ये, भारत सौभाग्य उनका प्रमुख नाटक है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है, तो ये स्वदेशी की, किसकी है, स्वदेशी की है। स्वदेशी कविता किससे संकलित है, किससे संकलित है बच्चों, ये संकलित है स्वदेशी कविता जो है वो संकलित है प्रेम सरस्व से, याद रखें प्रेमघन सरस्व से निकाला गया है स्वदेशी को। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था, तो प्रेमघन का जो जन्म हुआ था वो था 1875 ईस्वी, कब हुआ था, 1875 ईस्वी। प्रेमघन चौधरी प्रेमघन का जन्म कब हुआ था बच्चों, चलिए एक बार मिला भी लेते हैं, डेट है ना, गलती मत मारिएगा। इनका जन्म हुआ था 1900, गलती हो गया था, 1855 में था बच्चों, ध्यान दीजिएगा 1855 में इनका जन्म हुआ था। डेट वाला ध्यान रखिएगा, डेट वाला कभी भी भुला सकते हैं, क्योंकि एक लेखक नहीं है, बहुत सारे लेखक है, तो कहीं ना कहीं मिस आउट हो सकता है, इसलिए जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा 1855 में इनका जन्म हुआ था। प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो किसमें है, तो है जीर्ण जनपद में, याद रखिएगा किसमें, जीर्ण जनपद में, जीर्ण जनपद में प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो किसमें है, तो जीर्ण जनपद में। प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते, प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते हैं, तो भारतेंदु को मानते हैं, याद रखिएगा भारतेंदु को मानते हैं वो। ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो ये है स्वदेशी की, ये है स्वदेशी की। मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता की है, यह पंक्ति है स्वदेशी की, किसकी है, स्वदेशी की है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो ये मासिक पत्रिका का नाम था आनंद कांदबिनी, याद रखिएगा आनंद कांदबिनी उनकी मासिक पत्रिका का नाम था। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, ये कविता है स्वदेशी, याद रखिएगा स्वदेशी कविता है। भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है, भारत सौभाग्य किसका है, तो वह है प्रेमघन जी का, किसका है, प्रेमघन जी का। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है, तो वो है प्रेमघन, कौन है बच्चों, प्रेमघन। क्या हो गया इसको, इसके बच्चों प्रेमघन। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन है, तो प्रेमघन है, कौन है, प्रेमघन है, कौन है, प्रेमघन। अगला देखते हैं, किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो वो लिखने वाले कौन थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन लिखने वाले थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, भक्ति के कवि कौन है, पंक्ति के कवि कौन है, सॉरी, फाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, पंक्ति के कवि कौन है, तो वे हैं प्रेमघन जी। कौन है, प्रेमघन जी, कौन है, प्रेमघन जी।
भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य। अच्छा, ये अगला चैप्टर आ गया बच्चों। ये चैप्टर 5 आ गया कविता का भारत माता, है ना, सुमित्रा नंदन पंत वाला भारत माता। तो भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो जैसा भारत की हालत थी उस समय की वैसा चित्र प्रस्तुत किया गया था। तो वो थे यथातथ्य। यथातथ्य मैंने जैसा उस समय था वैसा चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माता का जो मुख है उसकी तुलना किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से की है। छाया युक्त ऐसा चंद्रमा जिस पर दाग या धब्बे लगे हुए हैं। पंत जी प्रख्यात है। पंत जी प्रख्यात है किसके लिए? तो प्रयोगवादी कवि के लिए। किसके लिए? प्रयोगवादी कवि के लिए। पंत जी प्रयोगवादी कवि के लिए। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा, है ना, था ना कविता में, धूल भरा मैला सा आंचल। पंत की प्रमुख काव्य कीर्ति क्या है? तो पंत जी के प्रमुख जो थी वो उपयुक्त सभी सब थे। ग्राम्या भी थी, उच्छावासी, चिदंबरा सब थी। सुमित्रानंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य संग्रह से संकलित है? सुमित्रानंदन पंत रचित कविता भारत माता किस काव्य से संकलित है बच्चों? तो ये है ग्राम्या से। याद रखिए किससे है? ग्राम्या से। सुमित्रानंदन पंत की जो कविता है ये भारत माता किससे निकाली गई है? तो ग्राम्या से निकाली गई है। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो वो थे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन की माता का देहांत हो गया था। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत, है ना। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए प्रख्यात कवि कौन है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण है सुमित्रानंदन पंत की। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। चिदंबरा किनकी रचना है? चिदंबरा। चिदंबरा किनकी रचना है बच्चों? तो चिदंबरा है पंत जी की। किसकी है? पंत जी की। किस कवि के पिता कौशानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे? किसके पिताजी थे? तो वो थे सुमित्रानंदन पंत के। प्रख्यात छायावादी कवि हैं। प्रख्यात छायावादी कवि कौन है? प्रख्यात छायावादी, छायावादी कवि, पहला गलती हो गया, देखिए कौन था वो क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार। प्रयोगवादी बना दिए ना, छायावादी कवि। देख लेते हैं। प्रयोग छायावादी है, छायावादी थे, प्रयोगवादी मानते हैं, गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा, उसको सुधार देते हैं, याद रखिएगा। फ्लो में छायावादी से प्रयोगवादी हो। कौन सा क्वेश्चन है ये? भारत माता का ये प्रयोगवादी नहीं है बच्चों, प्रयोगवादी नहीं बल्कि क्या थे? छायावादी कवि थे, ना। पंत जी प्रख्यात थे छायावादी कवि के लिए। ये सब बातों को आपको ध्यान रखना, कभी गलती हो सकता है क्योंकि बहुत सारे डिटेल आपको किताब से भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा पंत जी प्रख्यात है छायावादी कवि, किसके लिए? छायावादी कवि के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद करते जाओ बच्चों, एकदम याद करते जाना है तुमको, जैसे भी हो ऐसे याद करते जाना है एकदम। एक दिन बस समय बचा हुआ है तुम्हारे पास, जितना पढ़ सको पढ़ते जाओ एकदम। तो कहाँ तक थे हम लोग? हम लोग थे प्रख्यात छायावादी कवि, है ना। तो प्रख्यात छायावादी कवि कौन थे? तो वो थे सुमित्रानंदन पंत। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे प्रख्यात छायावादी। कवि पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रवाहित होता है? तो वो है आंसू जल। आंसू जल प्रवाहित हो रहा है गंगा यमुना में। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो वह है उदास माटी की। किसकी है? उदास माटी की। किसकी? उदास माटी की। सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है बच्चों? तो ये है भारत माता की। किसकी है? भारत माता की। युगवाणी किसकी काव्य कीर्ति? युगवाणी है सुमित्रानंदन पंत की। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? तो समाजवाद की ओर। याद रखिएगा, समाजवाद की ओर आकृष्ट किया है। भारत माता किनकी कविता है? भारत माता किनकी कविता है? तो भारत माता है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की।
सुमित्रानंदन पंत की माता कौन थी? सुमित्रानंदन पंत की माता थी सरस्वती देवी। याद रखिए कौन? सरस्वती देवी थी। पंत जी के अनुसार भारत माता है, क्या है भारत माता? तो मिट्टी की अमोघ मूर्त मूर्त उदासिनी है, वह अपने घर से प्रवासनी है, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी है, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। सभी है भारत माता। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला है, श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली गई है? किस कविता से ली गई बच्चों? तो भारत माता से ली गई है। किस कविता से? भारत माता से। किस कवि का आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्ति से परिपूर्ण है? तो वो है सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? किस कविता की है? तो है भारत माता कविता। किस कविता? भारत माता कविता। सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, मिट्टी की मूर्त है जो कि उदास है, भारत माता। इनमें से कौन सी रचना कवि पंत की नहीं है? कवि पंत की कौन नहीं है? वो स्वदेशी है। वो तो प्रेमघन जी का है, स्वदेशी इसमें नहीं होगा। कवि पंत के अनुसार भारत माता है, भारत माता क्या है? तो ग्राम वासनी, हाँ ग्राम वासनी क्या है? ग्राम वासनी है। प्रवासनी, नगर वासनी तो क्या है? ग्राम वासनी भारत माता, यानी गांव में बसने वाली है भारत माता। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो 1900 में। याद रखिएगा 1900 में। इनका याद रखना आसान है, 1900 में। कवि के अनुसार भारत माता की कितनी संतान असभ्य, अशिक्षित और निर्धन है? तो 30 कोटि। 30 कोटि। कितनी? 30 कोटि, यानी 30 करोड़ लोग। युगपत किस कवि की गणना? युगपत, युगपत है पंत जी की। किसकी है? पंत जी की। 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो भारत माता की। किसकी? भारत माता की। गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन है सुमित्रानंदन पंत की। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासनी बनी हुई? तो वह है भारत माता। कौन बनी हुई प्रवासनी? तो भारत माता। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम था गंगादत्त पंत। गंगादत्त पंत। ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या है सुमित्रानंदन पंत का। ग्राम्या किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी का। निम्न में कौन सी रचना पंत जी की है? कौन सी रचना पंत जी की है? तो वो है स्वर्ण किरण। याद रखिए कौन है? स्वर्ण किरण है। किस कीर्ति पर सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस कीर्ति पर मिला था सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो किस पर मिला था बच्चों? तो वो मिला था चिदंबरा पर। किस पर मिला था? चिदंबरा पर। याद रखिएगा चिदंबरा पर मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पर मिला था बच्चों? चिदंबरा पर। सही है, चिदंबरा पर। एक बार और मिला लेता हूं क्योंकि आज गड़बड़ गड़बड़ हमसे हो रहा है। सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं? किस वाद के कवि हैं बच्चों? तो छायावाद के, है ना। इसे में गड़बड़ हुआ था ना, छायावाद कवि। कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे? तो थे अरविंद दर्शन। याद रखिएगा अरविंद दर्शन। सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था बच्चों? किस राज्य में हुआ था? तो उत्तरांचल, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति। चलिए छठा चैप्टर आ गया, जनतंत्र का जन्म, जिसके लेखक का नाम है, हमारे राष्ट्र कवि कहलाते हैं दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्ति है जनता। याद रखेगा मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। जनता को बरगलाना बहुत आसान है, इसीलिए उसको क्या कहा गया? मिट्टी की अबोध मूर्ति हैं। इसको ज्ञान नहीं है कुछ भी। कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धारने की बात करते? किनके सिर पर? तो जनता के सिर पर। किसके? जनता के सिर पर। कवि के अनुसार किसके महलों की नींव उखड़ जाती? किससे? तो हुंकारों से। किससे? हुंकारों से। हुंकार, जनता के हुंकार। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो वो है ग्राम्या। ग्राम्या इनकी नहीं है। याद रखिएगा ग्राम्या इनकी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। याद रखते जाइएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? बेगूसराय जिले में। याद रखिएगा बेगूसराय जिले में इनका जन्म हुआ था। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख भुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पान इठलाती है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है दिनकर जी की। याद रखिए किसकी है? दिनकर जी की है।
जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर को किस कीर्ति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए मिला था, याद रखिएगा, उर्वशी के लिए इनको मिला था। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय घोष है। कौन है उदय घोष? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म एक ऐसा कविता है जो जनतंत्र में उदय घोष कराती है। रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त किए थे? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, याद रखिएगा, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से पढ़े थे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय हैं रामधारी सिंह दिनकर। किसके? रामधारी सिंह दिनकर। एकदम देखते जाइए, याद करते जाइए। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करते हैं? जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करते हैं? तो करते हैं मुकुट से, याद रखिए, किससे करते हैं? मुकुट से करते हैं। कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो आज के देवता मिलेंगे खेतों और खलियानों में। कहाँ मिलेंगे? खेतों और खलियानों में मिलेंगे। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये पंक्ति है जनतंत्र का जन्म से। जनतंत्र का जन्म। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? कवि के साथ साथ ये गद्यकार थे, याद रखिएगा, कहानियां भी लिखते थे, गद्यकार थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के? बिहार के। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कविता की पंक्ति है? यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? तो यह है जनतंत्र का जन्म। किसकी? जनतंत्र का जन्म। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्वर है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। याद रखिए, ओज और राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले इनके शब्द हैं। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? किसके लिए? तो जनता के लिए। किसके लिए करते हैं? जनता के लिए करते हैं। जनता के लिए सिंहासन खाली करो। कवि के अनुसार सोने का ताज पहनकर कौन इठला रही है? सोने का ताज पहनकर कौन इठलाता है? तो वह है देश की जनता। कौन है? देश की जनता है। राष्ट्रकवि दिनकर जयंती मनाई जाती है। कब दिनकर जयंती मनाई जाती है? 23 सितंबर को, याद रखिएगा, बहुत नामी डेट है ये। दिनकर जयंती कब मनाई जाती है? 23 सितंबर को। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं किसके? तो याद रखिए, उत्तर छायावाद के। उत्तर छायावाद के। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में। 23 सितंबर 1908। राज्यसभा के सांसद रहे कवि कौन है? तो वो यही थे, रामधारी सिंह दिनकर। ये राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। अगला देखिए, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, है ना, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ मिला था किसके लिए? उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? आज के देवता है मजदूर किसान। आज के देवता कौन है? मजदूर और किसान है। राष्ट्रकवि दिनकर की कौन सी कविता आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो वह है जनतंत्र का जन्म। राष्ट्रकवि की कौन सी कविता जो है आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? तो कौन है? तो वह है जनतंत्र का जन्म। अगला देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। राष्ट्रकवि दिनकर जी को सम्मानित किया गया था। सभी चीज इनको पद्म भूषण मिला है, ज्ञानपीठ मिला है, साहित्य अकादमी मिला, सब कुछ मिला इनको। दिनकर जी कवि किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? याद रखिए, भागलपुर विश्वविद्यालय के। किस विश्वविद्यालय के? भागलपुर विश्वविद्यालय के। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? कौन है रामधारी सिंह दिनकर की रचना? तो वो है हुंकार। याद रखिएगा, इनका कौन है? तो हुंकार इनकी रचना है। राष्ट्रकवि दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह नाम था इनके पिता का। इनमें कौन राष्ट्रकवि कहलाते हैं? राष्ट्रकवि कहलाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन कहलाते हैं? राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? किस वाद के? तो याद रखिए, उत्तर छायावाद के। उत्तर छायावाद के। उत्तर छायावाद के। तार सप्तक का संपादन किया। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? लीजिए, अगला चैप्टर फिर आ गया, हिरोशिमा। ठीक है, हिरोशिमा, जिसके कवि का नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयी, है ना, शॉर्टकट में अज्ञेयी कहते। तो याद रखिएगा, तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञेयी जी ने किया था। किसने किया था? अज्ञेयी जी ने किया था।
अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। द्वितीय विश्व युद्ध के परमाणु बम डैश पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था बच्चों? जापान पे गिराया गया था, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जापान पे गिराया गया था। अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था? अज्ञेय को ये सभी पुरस्कार मिले थे, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी मिला था, ज्ञानपीठ मिला था, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला भी मिला था, यानी सब मिला था इनको। काव्य संग्रह सदानीरा किनकी रचना है? सदानीरा भी इन्हीं का है। आप अगर 12 में जाएंगे तो सदानीरा पढ़ने को मिलेगा, अज्ञेय जी का है ये। सदानीरा, ओ सदानीरा। अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला? अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला था? तो निकला था नगर के चौक पर। कहाँ निकला था? नगर के चौक पर। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। कौन थे प्रयोगवादी कवि? तो वो थे अज्ञेय जी, याद रखिए। यही थे प्रयोगवादी कवि, इन्हीं का ध्यान आ गया था हमको। हिरोशिमा किस देश में? हिरोशिमा किस देश में? हिरोशिमा है जापान में। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अज्ञेय प्रयोगवाद के। किसके? प्रयोगवाद के। किसके? प्रयोगवाद के। जापान पर परमाणु बम गिराया गया, किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। अज्ञेय के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। अज्ञेय के पिता डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे। क्या थे? तो प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता, यानी खुदैया विभाग में थे हुए, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। किसको कहा जाता है? जापान को। किसको कहते हैं? जापान को कहते हैं। नदी के दीप किस कवि की रचना है? नदी के दीप किस कवि की रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, याद रखिएगा, हीरानंद शास्त्री। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, याद रखिए, कविता का लाइन है, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। अज्ञेय का मूल निवास कहाँ था? अज्ञेय कहाँ के रहने वाले थे? तो थे करतारपुर, पंजाब के रहने वाले थे। कवि की दृष्टि में किसका रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया? किसका? तो मानव का। मानव का ही वो सूरज था, मानव को ही भाप बनाकर उड़ा गया। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? शेखर एक जीवनी है अज्ञेय जी की। किसकी है? अज्ञेय जी की। इनमें कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का है? अज्ञेय का कौन है? तो वह है सदानीरा, याद रखिएगा, सदानीरा। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता की है? तो यह है हिरोशिमा की। किसकी है? हिरोशिमा की। एक दिन सहसा अरे क्षितिज पर नहीं सूरज निकला नगर के चौक, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता की है? ये है हिरोशिमा की। किसकी है? हिरोशिमा की। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो ये भी इन्हीं की है, अज्ञेय की। किसकी? अज्ञेय जी की। पुष्करणी किसकी रचना है? पुष्करणी भी इन्हीं की है, अज्ञेय जी की। पुष्करणी, याद रखिएगा, पुष्करणी। हिरोशिमा कविता के कवि यानी रचनाकार कौन है? तो ये है अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था बच्चों? अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ था, याद रखिएगा, 1911 में इनका जन्म हुआ। देखिए बहुत बार पूछा गया, एकदम ध्यान रखिएगा, 1911 में इनका जन्म हुआ था। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो ये चित्रण करती है प्राचीन सभ्यता के मानवीय विभीषिका की। समझे? प्राचीन सभ्यता की मानवीय, नहीं, गलती। आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका की। ये सही, आपका सही जवाब है ना? आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विभीषिका का एक उदाहरण है। अज्ञेय एक प्रमुख कवि के साथ साथ क्या थे? तो उपयुक्त सभी थे। वो पत्रकार भी थे, विचारक भी थे, कथाकार भी थे। अज्ञेय किस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं? अज्ञेय का आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा, ये आधुनिक काल के कवि हैं ये। अज्ञेय को हिंदी के साथ साथ किस भाषा का ज्ञान था? ये सब भाषा का ज्ञान था, यानी फारसी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे और संस्कृत भी जानते थे, यानी सब तीनों भाषा। हिरोशिमा अज्ञेय के किस काव्य से संकलित है? हिरोशिमा अज्ञेय के किस काव्य से संकलित है? तो ये है सदानीरा से, याद रखिए। हिरोशिमा निकाला गया किससे? तो ये निकाला गया सदानीरा से निकाला गया है। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय का जन्म हुआ था कशैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो कशैया कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चिंता किसकी रचना है? चिंता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। किसकी? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है
दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो वो है हिरोशिमा। कौन है? हिरोशिमा। कौन है? हिरोशिमा। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था अज्ञेय जी ने। किसने किया था? अज्ञेय जी ने। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? किनके पिता? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय के पिता थे वे। साखी यानी साक्षी शब्द का क्या अर्थ होता है? साक्षी का मतलब होता है गवाही, है ना। साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाही। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया था? तो 7 याद रखिएगा, 7 कवियों का चयन कर 7 तार सप्तक पेश किया था। लीजिए खत्म हो गया। इतने सारे क्वेश्चन, लगभग 200 क्वेश्चन आपको एक बार में याद कर लेना है। एकदम याद कर लीजिए, आज भर समय है, आज रात भर जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, कल आपके युद्ध का समय है। ठीक है, मेरा आशीर्वाद सब पर है। इसके साथ एक वीडियो और आने वाला है, वो वीडियो भी पूरा देख लीजिएगा, पूरा हिंदी का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।